नमस्कार मित्रों। आज हमारे साथ डॉक्टर सुरभि उपस्थित है। सृजन बालवाटिका में आपका स्वागत है। आप मेडिकल ऑफिसर पीएससी मधुबन में कार्यरत है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम PASS और आयुर्वेद से है। मैडम, लग रहा है कि इस आधुनिकता में जो आयुर्वेद का ये प्रकरण है वो कितना हद तक आगे जा सकता है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आज के युग में अब लोगों का रुझान आयुर्वेद की तरफ है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आयुर्वेद का आज के समावेश में आयुर्वेद को हमें नए तरीके से लाने की ज़रूरत है। आज हम आधुनिकता के दौर में हमारे छोटे बच्चे जो हैं वो नए नए तौर तरीकों को ही अपनाने में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं और पुरानी चीज़ों में कहीं ना कहीं उनकी रुचि खोती जा रही है। तो हमें थोड़ा सा अपने इस तरीके को, आयुर्वेद को समझाने के तरीके में बदलाव लानी होगी। बच्चों के समझने के लायक इसको सरल भाषा का प्रयोग करना होगा उनके हिसाब से, ताकि वो इन चीज़ों को समझ सके और उनकी रुचि जागे। और जब उनकी रुचि जगेगी तो वो उन बातों को समझेंगे भी, क्योंकि आज की जनरेशन जो है वो बहुत ही समझदार है। बस उसको ठीक से समझाने की जरूरत है। एक तरफ जब हम आधुनिक युग के दौर में ये चल रहे हैं और आयुर्वेद निश्चित तौर से थोड़ा सा महंगा है, जितने लोग ये सब लोग उसको वेद नहीं कर पाते हैं। तो क्या कारण है कि आयुर्वेद की दवा इतनी महंगी क्यों आती है? आयुर्वेद की दवा महंगी आती है, ये थोड़ा सा हम लोग को जो है इस चीज़ की तरफ मिठक भी है कि बहुत महंगी। आयुर्वेद में बहुत तरह की दवाएं हैं, जैसे काष्ठ औषधि हैं, रस औषधि हैं। काष्ठ औषधि हमारे आसपास ही है, जो पेड़ के छाल हुए, पेड़ के पत्तियां हुई, उनका उपयोग हमारे गार्डन में है ये चीज़ उपलब्ध, लेकिन हमें जानकारी नहीं है। हम रस औषधि की तरफ अगर जाते हैं वो थोड़ी कॉस्टली आते हैं, क्योंकि वो खनिज पहाड़ों से निकाल करके उनका मैन्युफैक्चरिंग जो होता है वो थोड़ा सा परेशानी वाला होता है और थोड़ी कॉस्टिंग उसकी बढ़ जाती है, लेकिन इतनी भी अधिक नहीं होती है। मीडियम रेंज की मेडिसिन भी अवेलेबल है। हम अगर प्रिस्क्राइब करने का तरीका अपना सही रखें, हम अगर रोगी की अवस्था को भी ध्यान में रखें, उसके पॉकेट को भी नज़र में रखें और अपना फायदा न देखें, जनहित की तरफ कार्य करें, तो ये चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं होने जा रही है। बिल्कुल सही आपने कहा, जनहित में कार्य निश्चित तौर से सफल होते हैं। हमारे बीच सृजन बाल वाटिका के संस्थापक आदरणीय अखिलेश राय जी बैठे हैं। सर, ये आयुर्वेद पर परिचर्चा हमारे साथ डॉक्टर सुरभि जैसा बता रही है। निश्चित तौर से पुरानी जो परंपराएं थी, जैसे छोटे बच्चे हैं उनको खांसी हुई, मम्मी अदरक का रस चटा देती थी या कुछ ऐसा घिस कर चटा देती थी, खांसी ठीक हो गया। आज वो परंपरा बंद हो गई है। आप सर क्या कहना चाहेंगे कि अब लोग आयुर्वेद की तरफ दिलचस्पी ले रहे हैं? तिवारी, आयुर्वेद की तरफ दिलचस्पी जो घटी उसका खमियाजा पूरा देश भुगत रहा है। जी जी। हम जो आधुनिकता के दौर में गए, एलोपैथ की तरफ बढ़े, और एलोपैथ की तरफ जाना गलत नहीं था, आयुर्वेद को छोड़ना गलत था। आज उसको वापस लाने के लिए, जैसे आप बाल वाटिका के परिसर में ही हैं और बाल वाटिका का उद्देश्य अगर समझेंगे तो बाल वाटिका यही कहता है कि हम अपने बचपन को प्राकृतिक परिवेश में विकसित करें। तो प्राकृतिक परिवेश में जब विकसित करेंगे तो प्रकृति को पढ़ेगा, जानेगा, उसके प्रति अवेयर होगा, तो फिर वापस आपकी जो भविष्य है वो आयुर्वेद से प्रेम करने लगेगी, उसके महत्व को समझेगी। तब क्या होगा कि वो आयुर्वेद के प्रति लोगों का वास्तविक रुझान आ जाएगा, क्योंकि उसको जीवन शैली पर उतारेगा। आयुर्वेद बेसिकली एक जीवन शैली है, और जिसको आप जैसे इधर आप देख रहे होंगे नेचुरोपैथ की बात आती है, तो नेचुरोपैथ को आयुर्वेद से थोड़ा सा अलग करके निकाला गया, फिल्टर करके, लेकिन वो वही चीज है कि आपको उसके तरफ ले जाएगा। तो फिर आप ये ऑल ऑफ सडन वन टैबलेट बेस्ड सिस्टम से आप बाहर निकल पाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि हम लोग अपने बच्चों को जो प्रारंभिक शिक्षा का बेस है वहां पर इसके प्रकृति के संरक्षण में आप क्या प्रकृति संरक्षण करेंगे। तो भाई आपके पीपल का महत्व क्या है, आपके तुलसी का महत्व क्या है, आपके अमरूद का महत्व क्या है, तो उस चीज को जब आप जाएंगे, हमें तो लग रहा है कि ये जो दौर अभी चल रही है, बच्चे यही नहीं समझ पा रहे हैं कि ये पीपल का पेड़ है, ये बरगद का पेड़ है।
हमें तो लग रहा है कि आने वाले दिनों में बच्चे ऐसा न कर दे कि आम के पेड़ के नीचे खड़े हैं, कर दे पीपल का पेड़ है। उनको ये चीज पता ही नहीं है। और दिन प्रतिदिन अब जैसे पीपल और बरगद के पेड़ हैं जो काफी मात्रा में ऑक्सीजन देते हैं, हमारी पुरानी परंपरा रही है कि हम उनमें जल डालते हैं, तो निश्चित तौर से जिस पौधे में जल की मात्रा अधिक होगी काफी डेवलप करेगा। और वह शायद 24 घंटे जैसा डॉक्टर सुरभि बताएंगे, क्योंकि ये प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़ी हैं, 24 घंटे ऑक्सीजन देती है। तो मैडम हमें लगता है कि प्रकृति को प्यूरिफाई करने का सबसे बेस्ट तरीका वही होगा कि हम अधिक से अधिक पीपल के वृक्ष, बरगद के वृक्ष, इन वृक्षों को लगाएं ताकि हमारा वातावरण प्यूरिफाई हो। आधुनिकता के चक्कर में तो हमने पेड़ों को कटवा दिया, बिल्डिंग्स बनवाने के लिए हम पेड़ों को कटवा रहे हैं। बच्चे हमारे बिल्डिंग्स अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं, स्कूल में पूरा दिन गुजार रहे हैं, पेड़ की छाया नसीब कहाँ होती है? कैसे पहचानेंगे बरगद और पीपल और नीम को? एक खुला वातावरण चाहिए, एक प्रकृति का सानिध्य चाहिए, और प्रकृति के सानिध्य से हम उनको दूर करते जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो प्रकृति से जुड़ना होगा, प्रकृति के गोद में आना होगा, और अगर प्राकृतिक रूप से स्वस्थ रहना है तो इस जीवन शैली को अपनाना होगा। आयुर्वेद की परिभाषा है हिता हितम च सुखम दुखम आयुस्तस्य हिता हितम मानम च तच्च आयुर्वेद स उच्यते। जो हित आयु, अहित आयु, सुख आयु, दुख आयु इत्यादि के हितकर अहितकर मान का जो निर्माण करता है वो आयुर्वेद है। यह हमें बताता है कि हमारे लिए क्या सुखकर है, क्या दुखकर है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, किससे हमारा जीवन स्वस्थ गुजरेगा। तो अगर इन चीज़ों की जानकारी होगी तो हम निश्चित रूप से हमारा रुझान बढ़ेगा कि हम एक स्वस्थ जीवन बिताएं, क्योंकि सुखी जीवन में ही ये सबसे बड़ा धन है। स्वस्थ काया सबसे बड़ा धन है। आज धन कमाने के पीछे हम लगे रहते हैं, लेकिन हम अपने स्वास्थ्य को खोते जा रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि प्रकृति के बीच में ही हम स्वास्थ्य को मेंटेन कर सकते हैं और सही मायने में धनी हो सकते हैं। जिस शहर में हम रह रहे हैं यहाँ का वातावरण दिल्ली से भी ज़्यादा प्रदूषित है, यह चिंता की विषय है। और निश्चित तौर से एक सृजन बाल वाटिका एक बहुत ही बढ़िया कदम उठाई है कि हम कैसे प्रकृति के शरण में फिर से वापस आए। और जैसा कि अफेज जी ने बताया भी कि सृजन बाल वाटिका एक ऐसी संस्था है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म इन्होंने खड़ा किया है कि चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, ये हमारे रचनाकार हो, साहित्यकार हो, कलाकार हो, सब लोगों का एक अच्छा प्लेटफॉर्म खड़ा किया है। और मैडम आने वाले समय में एक आपसे निवेदन है कि क्यों नहीं हम इस सृजन बाल वाटिका के माध्यम से लोगों को जागरूक करें कि भाई आधी औषधि आपके घर में ही है, और हमें जानकारी के अभाव में हम उन मेडिसिन को खाते हैं जिनकी साइड इफेक्ट होती है। तो एक कार्यक्रम चलाया जाए और जो लोग भी आए उनको थोड़ी थोड़ी बात हफ्ते में एक दिन ही ये संभव हो कि हम कैसे स्वस्थ रहें और कैसे आयुर्वेद आपकी प्राकृतिक चिकित्सा करेगी, आप स्वस्थ रहेंगे। इसके बारे में मैं चाहूँगा कि चूँकि आप बहुत व्यस्त रहती है और ऐसा अगर कोई कार्यक्रम ऑर्गेनाइज हो तो सर हमारा ख्याल है कि निश्चित तौर से सबसे पहले तो हम लोगों को ही जानकारी दी। बिल्कुल जीवन शैली में इसे लाने की जरूरत है, और इसके लिए अवेयरनेस प्लान के साथ, जैसे मान लीजिए कि आप बच्चों को अवेयर करते हैं, तो जैसे हमको बहुत सारे स्कूलों को भी एडॉप्ट करना है कि भाई सारे लोग हमारे पास नहीं आ सकते हैं, तो हम भी जा करके उनको अवेयर कर सकते हैं कि आप इसके नज़दीक जाएं। आयुर्वेद तो हमारे किचन में बसता है सर, हमारे घर में ही है। शुरुआत घर से करते हैं। बच्चे को घर में, घर की आज के बच्चे किचन में भी प्रवेश नहीं करते हैं, ठीक है। घर की चीज़ें, हल्दी हमारे किचन में है, अजवाइन हमारे घर में है, मरीच हमारे घर में है, सौंफ जिसको हम आम पाचक है वो हमारे वो दीपन पाचन का कार्य करती है, हमारे किचन में होता है। तो मैक्सिमम डिजीजेज जो होती हैं वो कहीं ना कहीं पेट से ही जुड़ी होती है। जितनी भी बीमारियां होती हैं उस सब का कहीं ना कहीं जुड़ाव पेट से ही होता है, और उसकी औषधि की शुरुआती जो है हमारे किचन में ही है। तो चलिए हम अपने किचन से ही शुरुआत करेंगे, और इस जागरूकता में मेरा पूरा सहयोग रहेगा। आप जहाँ भी जैसे भी कहेंगे मेरा सौभाग्य होगा और मुझे बड़ी खुशी होगी। नहीं, कुछ न कुछ ऐसे सृजनात्मक कार्य होते रहने चाहिए ताकि समाज को लगे कि कोई न कोई आदमी तो है जो पहल कर रहा है इस ओर। ये छोटे छोटे नीम और तुलसी का महत्व
बस वो पूजा पाठ तक ही सीमित रह गया, हम उसके महत्व को खो रहे हैं। हम बच्चे जान ही नहीं रहे हैं कि ये चीज क्या है, इसलिए पता है कि पूजा में उसकी उपयोगिता क्या है और क्यों है, और उसका मान सम्मान उसको, उस वृक्ष को इतना क्यों दिया जाता है। इन चीजों से भी बच्चे दूर हो रहे हैं। तो जिस तरीके से आज मैं ये कहूंगी कि रामायण और महाभारत बच्चे नहीं देखते हैं, लेकिन कार्टून के माध्यम से बच्चे उसको देखते हैं। कार्टून के माध्यम से उन चीजों को बच्चे बड़े शौक से और नजर से दें। तो बस मैंने जो कहा कि बच्चों को समझाने का तरीका थोड़े उनके रुचि में, अपनी रुचि भी हमें करनी होगी और उनको उनके तरीके से थोड़ा समझाना होगा। और ये आज के दौर में देखिए कि एक डायबिटीज बीमारी है, लगभग हर घर में कोई ना कोई इससे सफर है, और मेरा मानना है कि आयुर्वेद ही एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिससे उसको जड़ से खत्म किया जा सकता है। इसके बारे में, ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, ये गलत जीवन शैली का परिणाम है। हम अपनी जीवन शैली को अगर सही करते हैं तो हम इस रोग से दूर रहेंगे। हम अपने जीवन शैली में अगर योग को अपनाते हैं, हम अपने योग को अपनाते हैं, आज की व्यस्तता के दौर में टेबल कुर्सी और ऑफिस के चक्कर में लोग फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं, लेकिन बहुत सारे आसन ऐसे हैं जो कुर्सी पर बैठ के भी हो जाते हैं। लोगों को इसकी जानकारी ही नहीं है कि हम किस तरीके से कम संसाधन में, हम अगर अपने खुद को प्रायोरिटी देंगे तो हम अपने स्वास्थ्य को प्रायोरिटी देंगे और हम उपाय करेंगे कि हम बीमार ना हो। फिजिकली एक्टिव रखना, आहार विहार, हमारे आयुर्वेद में आहार विहार का बड़ा ही महत्व है। तो हम अपना आहार मतलब हम जो भोजन ग्रहण करते हैं, और विहार जो हमारा जीवन शैली है, हम उसको सही रखते हैं तो हम रोग से दूर बने रहेंगे। तो मैं तो ये कहूंगी कि अगर आहार विहार और योग को अपने जीवन में शामिल करें तो इस तरह की बीमारियों से हम दूर रहेंगे। सर, मैडम बताइए कि निश्चित तौर से हम इसमें सक्रिय भूमिका निभाएंगे, तो क्या आपकी कोई ऐसी योजना है कि शिक्षा को सुधारने का या एक नए आयाम को देने का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म विद्यालय ही माना जाता है, जहां बच्चे भविष्य संवारने आते हैं, तो हम क्यों न ऐसा एक योजना बनाएं कि विद्यालयों से ही इसकी शुभारंभ की जाए। और मैडम बताई है कि आपके जो भी कार्यक्रम होंगे उसमें मेहमानी भूमिका रहेगी, तो क्या सर कोई ऐसा कार्यक्रम है आपके पास जो यहाँ से ही शुभारंभ की जाए इस कार्यक्रम में? बिल्कुल है, और इसके लिए सबसे पहले तो डॉक्टर सुरभि जी को बहुत बहुत धन्यवाद है कि वो इसमें सहयोग करने के लिए अपने व्यस्तम समय में से कुछ समय देने को तैयार है। तो हम लोग के पास ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट में ये चीज डाला हुआ है, क्योंकि इसीलिए हमने नाम ही रखा है अपने चैनल का भी, सृजन शिक्षा और संस्कार, और जो हमारा स्कूल का चैनल है वो सृजन बाल वाटिका है। तो ये बता ही रहा है कि हमें बचपन बचाना है। बचपन बचाना है तो यानी आपको पहले प्रकृति को बचाना होगा, तभी हमारा बचपन सुरक्षित और संरक्षित होगा। और प्रकृति जब बचेगी तो प्रकृति का महत्व हम उस बच्चों को बताएंगे, और प्रकृति का महत्व समझेगा तो वो आयुर्वेद का महत्व अपने आप समझेगा। क्योंकि प्रकृति, जैसे अभी मैडम ने कहा कि भाई किचन में चले जाइए, आधी दवाइयाँ वहीं पड़ी हुई हैं, किचन के जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उन सब से आप घरेलू दवाओं का तैयार करके आप बहुत सारी बीमारियों से लड़ सकते हैं। तो इस चीज़ों को ही हम लोग लेके चल रहे हैं, जो हम लोग बता रहे हैं बार बार कि भाई बच्चों को प्रकृति, जैसे अभी हम रांची गए थे तो वहाँ बहुत वेलकम हुआ, क्योंकि वहाँ के लोग प्रकृति की लड़ाई ही लड़ रहे हैं, झारखंड के लोग। तो वहाँ पर महिलाओं और लोगों ने कहा कि सर यहाँ तो लोग आपको भगवान की तरह ये करेंगे कि आप इतने बड़े प्रकृति के संरक्षण का फॉर्मूला ऐसे ढंग से लगाए हुए हैं कि यहाँ हमारा मतलब कि पूरी संस्कृति भी सुरक्षित हो जाएगी और प्रकृति भी सुरक्षित होगी, और फिर जब बचपन सुरक्षित होगा तो फिर आगे लड़ने के लिए हमारे समाज में हमें योद्धा खोजने नहीं होंगे, वो मास में हमारे साथ होंगे। तो हमारा बहुत सारा लाइफ साइकिल जो है वो बड़ा आसान हो जाएगा, जो अभी बहुत कठिन हो चुका है। तो इसलिए बहुत अच्छी चीज होगी अगर मैडम का सहयोग मिलता है तो हम लोग की संस्था में समझिए कि माइलस्टोन वर्क होगा। मैडम, एक आखिरी सवाल हमारे मन में काफी देर से ये हो रहा था कि आपने खान पान की चर्चा की, निश्चित तौर से ये हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। जैसे कुछ ऐसी चीजें हैं, आप वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन की बात करें तो क्या मनुष्य के जो आंतरिक संरचना है उसमें वो मांस पचाने की क्षमता है क्या? मैं तो शाकाहारी भोजन की समर्थक हूँ। जी जी, बिल्कुल सही। और मैं तो चाहती हूँ कि
पूरा आज पूरा का पूरा युवा पीढ़ी और हम जिस संस्कृति से जुड़े हैं, हम सात्विक भोजन में सात्विकता का होना बहुत ज़रूरी होता है। और रज और तम जो होते हैं वो मानसिक दोष होते हैं। तो रज और तम अगर हम भोजन उस तरह का करते हैं तो हमारा रज और तम बढ़ेगा और मानसिक व्याधि बढ़ेगी। तो सर मेरा इतना कहना ही आपके समझने के लिए काफ़ी होगा। प्रकृति से अगर जुड़े रहे तो हम अपने थोड़ा सा सत्वगुण को बढ़ाएं और रज और तम को भी हम थोड़ा कंट्रोल में रखें अपने, ताकि हम इन बीमारियों से बचे रहें। तो एक चिकित्सक होने के नाते तो मैं यही चाहूँगी कि हर कोई स्वस्थ रहे, किसी भी दोष की बढ़ोतरी न हो, सत्वगुण बढ़े। सत्वगुण है लेकिन दोष नहीं गिनती उसकी आती है। तो मैं तो बस यही कहूँगी कि शाकाहारी जीवन शैली अपनाकर भी आप बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। तो आइए, इस सृजन शिक्षा और संस्कार के चैनल पर डॉक्टर सुरभि बहुत सारी जानकारी दी। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।